हो गया। हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फ्राइडे को आपका क्लास नहीं हो पाया था, कुछ पर्सनल रीजन था। तो अगला क्लास हम जहां बुधवार को छोड़े थे वेडनेसडे को, वहां से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। टीपीपी 1 नरेशन चैप्टर का चल रहा था। मैं आपको याद दिला दूं कि आपका जो पिछला क्लास हुआ था उसमें से डीपीपी 1 के 40 क्वेश्चंस अराउंड हमने कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। इसमें और ढेर सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। उन सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करके तब हम फिर स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे, और तब उसके बाद फिर हम डीपीपी 2 करेंगे, और उसके बाद फिर से मिसलेनियस करेंगे, यानी कि दोनों को मिला के और भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और हमारा क्वेश्चन आई थिंक 40 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, so we will have to forward for question number 41. He said I saw a goat in the garden yesterday. है ना? इस सेंटेंस को आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कोई अगर ऑनलाइन है तो अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मैं वेट करूंगा। एक मिनट, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं, तब तक आपका देखता हूं मैं कमेंट। चलिए, ही सेड आई सॉ ए गॉट इन द, आप देखेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट में है। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लालू। सभी लोग ऑनलाइन हैं तो आप बनाना शुरू करिए। जो लोग ऑनलाइन हैं तो बनाना शुरू करिए यहाँ से, जब तक डीपीपी हो रहा है। जब तक डीपीपी चल रहा है, प्रियांशु, मंकेश, लालू, शिवम, सभी लोग बनाने की कोशिश करिए। मंकेश गौतम, ही सेड दैट। चलिए ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ, आपको बनाते हैं पहले, उसके बाद आपका देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ सामने में है। तो ही सेड है, तो ही सेड दैट, है ना? देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट ही का नॉमिनेटिव केस ही होगा। आपको याद होगा कि पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा ही हैड सीन ए गोट, गोट मतलब बकरी, इन द गार्डन, इन द गार्डन। और आपको याद है यस्टरडे बदल देते थे द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में, द प्रीवियस डे कर दीजिए। ठीक है जी। चलिए, ही सेड आई एम गोइंग अवे टुमारो, तो कैसे बनाएंगे इसको? ही सेड, ही सेड, ये दरअसल थर्ड रूल से है, ये सारा जो भी बना रहा हूं मैं वो एक्चुअली थर्ड रूल से है, थर्ड जनरल रूल से है, जिसमें मैंने आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था। आप देखेंगे टुमारो को कैसे बदलते हैं, ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिखाया था। यहाँ दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही एम बदल जाएगा वाज में, और गोइंग, गोइंग तो गोइंग रह जाएगा, अबे तो अबे रह जाएगा, और टुमारो, टुमारो किस में बदल जाएगा? द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, आप किसी में बदल सकते हैं। हालांकि आपको बदलना तो है नहीं, आपको ऑप्शन मिलेगा। चलिए, अब मैं आपका कमेंट पढ़ लेता हूं। मंकेश, आपने लिखा है ही सेड दैट ही वाज गोइंग अवे द नेक्स्ट डे, बिल्कुल ठीक है। प्रियांशु, एक मिनट रुक जाइए, ही वाज गोइंग अवे द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, चलेगा, ठीक है, दोनों का सही है। शिवम, हाउ आर यू सर? फाइन फाइन शिवम, एंड यू? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे सेड, मंकेश ठीक है, इसी तरह बनाइए आप। दे सेड दैट वी कैन नॉट एस्केप डेथ, हम लोग डेथ को यानी मृत्यु को एस्केप नहीं कर सकते हैं, मैंने इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको बनाएंगे, तो मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा रूल है, मैं आपको बता दूं कि जब वी का प्रयोग, वी का मतलब क्या होता है भाई? हम लोग, वी का मतलब हम लोग, हिंदी में हम यूज करते हैं ना इसे, हम लोग।
तो मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं, यहाँ पे एक छोटा सा रूल है कि जब वी का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए हो, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए होता हो, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के लिए हो, तो उसे उस सेंटेंस को हम यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं। और वैसे सेंटेंस में हम चेंज नहीं करते हैं टेंसेस को। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपने तरीके से दे दूं। जैसे अगर ऐसा सेंटेंस रहे कि माय टीचर सेड, मेरे शिक्षक ने कहा, वी आर मॉर्टल, हम लोग मरणशील होते हैं। एक मैं अपने मन से एग्जांपल ले लिया हूं, शायद आपके बाद में मिले भी ये। वी आर मॉर्टल, तो हम लोग मरणशील होते हैं, हम लोग से पूरी मानव जाति का बोध हो रहा है। अगर हम कहें कि हम लोग कल पटना जाएंगे, तो हम लोग, कुछ लोग पटना जाएंगे, पूरी मानव जाति कल पटना नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हाँ स्वाति हम लेट हैं क्या, हाँ स्वाति आप लेट हैं, आप थोड़ा सा बस 5 मिनट लेट हैं, कोई बात नहीं, बी कंटिन्यू, सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग, हाँ चलिए ठीक है ठीक है। तो मैं इस रूल के बारे में बता रहा था कि व्हेनेवर वी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज रिगार्डिंग टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये तो रूल मैंने इंग्लिश में बोला, फिर मैं इसे हिंदी में भी बोलता हूं कि जब वी का मतलब हम लोग, जब वी का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में हो और वी से पूरी मानव जाति का बोध हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और ये परिवर्तन कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये चीज। लेकिन अब हम अगर वी रहे, वी से पूरी मानव जाति का बोध हो, यानी जैसे हम लोग मरणशील होते हैं, तो कौन मरणशील होते हैं, हम सभी, यानी पूरी मानव जाति। तो इसमें हम टेंस का चेंजेस नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं बना के कैसे बनाते हैं। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, पहले उसको हम ऐसे लिख देंगे, सेड है तो सेड ही लिखेंगे, फिर दैट लिखेंगे, और वी आर मॉर्टल है तो उसे यूनिवर्सल, हाँ स्वाति प्रिया सही बना भी दी है, मैंने एक आध दिन बताया भी था शायद, या नहीं बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन की छुट्टी के बाद मिल रहे हैं। वी आर मॉर्टल, हाँ तो वी आर मॉर्टल, देखो टेंस चेंज नहीं किया। यहाँ पे अगर हम कर देंगे, जैसे इधर पास्ट में है और इसका अगर हम वेयर कर देंगे तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका तब मतलब हो जाएगा कि हम लोग मरणशील होते थे, अब नहीं होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं टेंस को, ये सही है, और वेयर का प्रयोग करते तो गलत होता। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एकदम जीरो लेवल से हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान तो देना पड़ेगा थोड़ा। तो इसी तरह से इस रूल के बारे में, तो वी, अब कैन नॉट है तो कैन नॉट, वी को वी ही रहने देंगे, कैन नॉट है तो कैन नॉट ही रहने देंगे, कुड नॉट में नहीं बदलेंगे, एस्केप डेथ तो वही सेम टू सेम हम उतार देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं, सार्वभौमिक सत्य, और ऐसे सेंटेंस में हम कोई परिवर्तन टेंस से रिलेटेड नहीं करते हैं, इवन पर्सन से रिलेटेड भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज used as universal truth, is behaved as universal truth, that is why the reason is behind that we cannot change at all, हम बिल्कुल भी कोई परिवर्तन उसमें नहीं करते हैं। whenever the reported speech consists past tense और past form, जब इधर past tense या past form होगा तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन, पर्सन में कोई परिवर्तन, आप कहो कि कोई चेंजेस नहीं करते। हाँ चलो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। दे सेड वी वेंट टू कॉलेज, अब यहाँ पर चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉलेज गए, तो सभी लोग तो कॉलेज नहीं गए, तो चलो इसको जल्दी जल्दी खत्म करो, बहुत लोग बना चुके हैं, अब इसको पेंडिंग रखने से कोई फायदा नहीं है। वी है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट है दे, तो हम यहाँ पे प्लूरल कर देंगे दे, यानी यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है। और वेंट V2 है तो कौन टेंस में बदलेंगे, हैड गॉन टू कॉलेज। ठीक है जी, चलो अगला, अगला में हम कर लेते हैं शी सेड, तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, है ना,
सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी। इज एम आर के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज। क्यों, क्योंकि यहाँ टेंस बदलेगा ना, चूंकि इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। और अनवेल, तो अनवेल, अनवेल मतलब ठीक नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ही सेड, तो ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही वाज बिजी टुडे। आप लोग मिला लीजिए, ये बहुत दिन से सी सेड दैट सी वाज अनवेल, ठीक है भाई। मंकेश, सी सेड दैट सी वाज अनवेल, मंकेश बहुत बढ़िया, इसी तरह लगे रहिए मंकेश। स्वाति प्रिया का इससे पहले दे सेड दैट दे हैड गॉन टू, वाह बहुत बढ़िया। ही वाज बिजी दैट डे, वाह। सॉरी, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, अरे यार तुम तो सही कर दिए, मुझे मैं ही गलत बना दिया था। तो क्या बन जाएगा, टुडे को भी तो बदलेंगे ना दैट डे में। चलो भाई बहुत बढ़िया। 47, क्वेश्चन नंबर 47, टुडे है ना, मैंने बदला नहीं था, मंकेश ने याद दिलाया, थैंक यू मंकेश। चलो, दे सेड दैट, सावधानी से थोड़ा बनाएंगे, द गर्ल्स है तो द गर्ल्स हो जाएगा, है ना। और देखो पास्ट में है तो इज एम आर बदल जाएगा वाज या वर में, तो यहां हम दे देंगे वर। अब प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग और क्रिकेट है तो क्रिकेट दे देंगे, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज बिजी दैट डे, चलो ये बना दिए स्वाति सही। दे सेड दैट द गर्ल्स वेयर प्लेइंग क्रिकेट, द गर्ल्स वेयर, चलो बहुत बढ़िया, स्वाति सही है। अगला, जितना जल्दी हो सके खत्म करें इसे। सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मोहन दैट, चलो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मोहन क्या है यहाँ पे, तो इसके लिए लड़का का नाम है इसलिए ही देंगे। दे सेड दैट द गर्ल्स वेयर प्लेइंग क्रिकेट, मंकेश आपका भी सही है। दैट ही कहाँ गया, देखो सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मोहन है तो ही दे दिए। और हैज या है आपको हैड में बदल देंगे, नॉट। और यहाँ क्या है, डन, डन योर वर्क, योर सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, तो मोहन, मोहन के अनुसार हीज हो जाएगा, हीज वर्क। आपको याद हो गया होगा, इसे बनाते हैं हम। तो इस तरह से ये हम लोगों ने 48 तक बना लिया है। 48 का आंसर, रामू टोल्ड मोहन दैट ही हैड नॉट डन हिज वर्क, वाह बहुत बढ़िया। ही हैड नॉट डन हिज, स्वाति का भी सही, मंकेश का भी सही। चलिए भाई, और लोग जो ऑनलाइन हैं जवाब दीजिए प्लीज़। लालू कुमार हैं, प्रियांशु कुमार हैं, तो लालू और प्रियांशु से भी आग्रह है कि आप जरूर जवाब दीजिए, जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो पेज नंबर 7, अरे ये तो लास्ट क्वेश्चन हो गया अब। चलो बस 2 ही क्वेश्चन है, उस दिन शायद ज़्यादा टाइम हो रहा होगा इसलिए हमने छोड़ दिया होगा। चलो इसको बताते हैं अब। सी सेड राधिका विल कम टुमारो, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, अब राधिका है तो राधिका दे देंगे, और विल है तो विल को बदल देंगे किस में, वुड में बदल देंगे, और कम है तो कम लिखेंगे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, या द फॉलोइंग डे में भी बदल सकते हैं। इसको हम लोग द फॉलोइंग डे भी लिखेंगे तो एक ही बात हुआ, है ना। और दोनों सीख के इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। शी सेड दैट राधिका वुड कम द नेक्स्ट डे, ठीक है। चलो प्रियांशु सही है, प्रियांशु इस बार सही बनाए हैं। स्वाति राधिका वुड कम द नेक्स्ट डे, राधिका वुड कम द नेक्स्ट, चलो ये सबका सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको वेट कर रहा हूं कि आप बनाइए। शी सेड टुडे इज अ फाइन डे, सीता सेड दैट टुडे इज अ फाइन डे, बताइएगा ध्यान से। चलो बोलो जल्दी जल्दी।
मैं बताऊं, हाँ, सीता सेड दैट डे वाज अ फाइन डे, दैट द डे वाज अ फाइन डे। प्रियांशु कुछ अलग बनाए हैं। चलिए मैं इस पर डिस्कशन करता हूं। पहले तो हम इस सेंटेंस को बना लेते हैं, लेकिन फिर हम लोग बाद में बात करेंगे कि इस सेंटेंस में टुडे का प्रयोग कहाँ होना चाहिए एक्चुअली में। तो फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, देखो सीता सेड, तो सीता सेड, ठीक है। और यहाँ पे आप गौर करोगे कि दैट और फिर टुडे को बदलेंगे तो फिर दैट, है ना। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस दैट का मतलब हुआ कौहर्षिकार की, है ना, और ये इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जो क्लाउज है हमारा और एक क्लाउज ये है, यानी कि ये जो रिपोर्टिंग क्लाउज है और ये रिपोर्टेड क्लाउज है, इन दोनों क्लाउजेस को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और इस दैट डे का मतलब हो गया उस दिन, यहाँ पे कौहर्षिकार की नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया उस दिन। तो ये गलत नहीं है, लेकिन हम लोग रीजनेबल आंसर के लिए यानी उचित जवाब के लिए हम इसका प्रयोग अगर ना भी करें तो वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं, सीता सेड, और इसको ना लिख के दैट डे लिखेंगे। मैं आपको आगे जब असर्टिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दैट का प्रयोग जो दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए करते हैं, उसके प्रयोग को हम स्किप कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैंने अभी एक सेंटेंस बोला कि मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, एक वाक्य हो गया। फिर उसी वाक्य को मैं अगर ऐसे लिखूं कि मैं जानता हूं तुम ईमानदार हो, कौहर्षिकार की छोड़ दिया, तो वाक्य के अर्थ में अंतर नहीं आता है, यानी दोनों का अर्थ एक ही होता है। मैं जानता हूं तुम ईमानदार हो या मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, बोथ हैव सिमिलर मीनिंग। तो कौहर्षिकार की जो दैट का प्रयोग करते हैं खास तौर पे असर्टिव सेंटेंस में, उसे हम हटा भी सकते हैं, हटाने के बाद उसके अर्थ में कोई अंतर या परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम दैट को हटा दिए तो केवल दैट डे रहा, और इज बदल दिए वाज में अ फाइन डे। ठीक है, सीता दैट डे वाज अ फाइन डे। स्वाति अब समझ गई होंगी जो मैं बोलना चाहता था, आपका सही है, लेकिन हम जनरली ऐसे बनाते हैं और यहाँ दैट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो रीजनेबल नहीं लगता है। कुछ ग्रामर के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, अगर हम उस डिसिप्लिन की बात करें तो हमें यहाँ दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, ये बात तो सॉल्यूशन हो गया इस बात को। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ना सेट करके जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन रहता है उसे हम करते हैं। इस मामले में यहाँ पे हम दैट का प्रयोग स्किप कर देंगे। लेकिन एक बात यहाँ सीखने की है जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला भी था कि ये जो हम लोग यूज करते थे, जैसे देखिए अगर हम ये बोले कि आज रविवार है, एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, आज रविवार है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। अगर हम कहते हैं जनरली हम लोग बोल देते हैं टुडे इज संडे, टुडे इज संडे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये लिखावट ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों गलत है? क्योंकि टुडे एक क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी एडवर्ब है, और सब्जेक्ट के रूप में कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के रूप में कभी भी एडवर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में किस किस का प्रयोग करते हैं तो याद रखना भाई, नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, क्लाउज हो सकता है और फ्रेज हो सकता है। फ्रेज यानी कुल मिला के सब्जेक्ट के रूप में इस 6 ग्रामेटिकल टर्म्स का ही प्रयोग हम कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं इसे, सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, क्लाउज हो सकता है और फ्रेज हो सकता है, जिसमें एडवर्ब कहीं नहीं आया। तो एडवर्ब का प्रयोग अगर हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वो सेंटेंस गलत होता है। तो इसे बनाएंगे कैसे, इस वाक्य को बनाएंगे कैसे, तो इस वाक्य को बनाएंगे ऐसे, जैसे
इट इज संडे, इट इज संडे, और तब लास्ट में देंगे हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग, यानी इट इज संडे टुडे। इस सेंटेंस का जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे इट इज संडे टुडे। ये एक सही फॉर्मेट है, लेकिन आप कहेंगे सर हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं टुडे इज संडे, टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज मंडे, आप ऐसा जरूर यूज करते होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये ग्रामेटिकली गलत है, और मैंने रीजन भी बताया। क्या कारण है इसका? कारण सिर्फ एक है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, और एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग कभी भी हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जिरंड, क्लाउज और फ्रेज के ही प्रयोग किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इज इट क्लियर ना? तो छोटी छोटी बातें हैं, उसको जरूर ध्यान से समझना चाहिए, लोग गलतियां करते रहते हैं, इसको मैंने बता दिया आपको। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, अपना असाइनमेंट ये खत्म हो गया और हम लोग अब दूसरे असाइनमेंट पे आए, DPP 2 पे, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल रूल। तो फिर से आप पहले की तरह कॉपी निकाल लीजिए और स्पेशल रूल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको मैं लिखाते चलूंगा धीरे धीरे करके, और एक एक करके आप उसको समझते चलना और उसको बनाते चलना। चलो ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन प्लीज। सॉरी, चलो इसको बंद ही कर दूं मैं पहले। हम लोग जब स्पेशल रूल कर पढ़ लेंगे तो फिर आपको वो असाइनमेंट बनाना है जो असाइनमेंट हम DPP 2 में दिए हुए हैं। तो हेडिंग दे दीजिए सभी लोग, स्पेशल रूल्स। ये हमारा दूसरा होगा, यानी कि पहला हमारा था जनरल रूल्स और दूसरा हो गया स्पेशल रूल। चलो स्पेशल रूल का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज दैट आप हॉस्पिटल में कभी गए होंगे, अनफॉर्चुनेटली जाना ना पड़े तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बाय द वे कभी गए होंगे हॉस्पिटल में तो आप देखते होंगे वहाँ 2 वार्ड होता है, एक जनरल वार्ड होता है, एक स्पेशल वार्ड होता है। तो जनरल वार्ड में जो सुविधाएं मिलती हैं वो स्पेशल वार्ड में तो मिलती ही हैं, इसके अलावा और सुविधाएं और फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में सभी जनरल रूल्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, यानी कि जब हम स्पेशल रूल अप्लाई करेंगे तो वो सभी जनरल रूल्स भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो स्पेशल रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इंसान जब बात करता है दिन भर, जब किसी ना किसी से आप दिन भर बात करते रहते होंगे तो उसमें से बहुत तरह के सेंटेंस पूछते होंगे, बात करते होंगे। कभी आप दिन भर में किसी को जानकारी देते होंगे, कभी प्रश्न पूछते होंगे, कभी आश्चर्य व्यक्त करते होंगे, कभी डरते होंगे, है ना, कभी कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते होंगे। तो इस तरह के विभिन्न फीलिंग्स को, विभिन्न भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए हम अलग अलग तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और उन सारे सेंटेंसेस को हम 5 भाग में बांटते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग सेंटेंस के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अलग अलग रूल ही स्पेशल रूल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं सपोज दैट मैं आपको ये बोलूं, अगर ये रहता है कि रामू सेड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में यहां जो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये क्या है? प्रश्न है। अगर लिखा रहता कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार तो इसका मतलब ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, एक नॉलेज हो गया, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंट टाइप के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो एक अलग अलग अर्थ रखते हैं। कभी वो असर्टिव सेंटेंस होता है, कभी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, कभी वह इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, कभी वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, तो कभी वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग तरह के सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, जो सारे रूल्स
क्या कहलाते हैं? स्पेशल रूल्स कहलाते हैं, यानी विशेष नियम। विशेष तरह के वाक्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेष नियम क्या कहलाएगा? स्पेशल रूल कहलाएगा। ठीक है, तो मैं इस बात को फिर से आपको, सॉरी सर हम एक पूजा में जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम अंकेश, आप वीडियो देख लेना इसके बाद का। ठीक है, कुछ देर अभी 15-20 मिनट क्लास और बचा हुआ है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। चलो ठीक है ना, तो ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंस के लिए यूज किया जाने वाला डिफरेंट टाइप का सेंटेंस क्या कहलाता है ना, वो कहलाता है स्पेशल रूल। चलो मैं आपको लिखाता हूं, लिखना शुरू करिए। लिखिए दीज रूल्स अब लिखो, दीज रूल्स आर स्पेशली used for different, सभी लोग लिख लें, different sentences according to sense, sentence is classified into 5 parts। ये 5 भागों में बांटा जाता है। तो अब हम लोग शुरू से एक एक करके सभी तरह के सेंटेंसेस के लिए स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे, है ना। अब लिखो यहां पे, दीज डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट सेंटेंसेस are called स्पेशल रूल्स। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्पेशल रूल्स कहते हैं, यानी ये स्पेशल रूल कहलाते हैं। तो ये मैंने कुछ डिफिनेशन लिखा दिया, कुछ बातें लिखा दिया। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रूल्स, तो योर आंसर शुड बी लाइक दिस। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्पेशल रूल में कौन कौन है? तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल में कौन सा? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, व्हाट डज इट मीन ऑफ एसर्टिव सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? मैंने आपको बेसिक ऑफ ग्रामर में सिखाया भी था। सभी तरह के सेंटेंसेस के बारे में आपको याद भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं एसर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी लिखा चुका हूं। तो स्पेशल रूल में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एसर्टिव सेंटेंस का। एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिससे यस या नो का बोध होता है ना, यानी ऐसे वाक्य जिससे हाँ अथवा ना अर्थ का बोध होता है। जैसे यह एक कलम है, तो इसका मतलब है कि हाँ यह एक कलम है। यह एक कलम नहीं है, तो नहीं है यानी नहीं अर्थ आया, या हाँ अर्थ आया। तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस, जिससे हाँ या ना अर्थ का प्रयोग हो। ऐसे सेंटेंस का प्रयोग जनरली हम नोटिस में, रिपोर्ट में, इंफॉर्मेशन में, डिक्लेरेशन में, एलिगेशन में, है ना, नॉलेज में इत्यादि में प्रयोग करते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे वाक्य प्रयोग किए जाएंगे तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करेंगे। उन स्पेशल रूल्स को हम यहाँ पे लिखाते हैं। तो आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करो, स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स फॉर एसर्टिव सेंटेंस, या केवल इट लिख दो, इसके लिए स्पेशल रूल। तो जिसको पढ़ रहे हैं उसी के बारे में बात किया गया होगा।
अब लिखिए यहाँ पे रूल नंबर 1, यानी कि सबसे पहला क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल को मैं थोड़ा डिटेल से करता हूं और उसके बाद हम लोग थोड़ा हिंट देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहला रूल को तो समझो यहाँ पे कि सब्जेक्ट, पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम एज यूजुअल प्रयोग कर लेंगे, है ना। जैसे ही सेड लिखा रहता है तो सब्जेक्ट तो पहले एज यूजुअल प्रयोग हो जाता है। अब लिखते हैं स्टेप्स में, यानी रूल नंबर 1 में सब्जेक्ट ऑफ, ऐसे करके घेर दीजिए, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इससे आपको अंग्रेजी लिखने की भी आदत डलेगी, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करिए। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट इज यूज्ड एज यूजुअल, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट एज यूजुअल प्रयोग कर लिए जाते हैं। दूसरा, अब जहां पे से रहेगा, से टू, आप याद कीजिए से टू, और आप थोड़ा देर थोड़ा सा पहले अगर जाते हैं तो आपको याद आएगा कि मैंने बोला था कि से का प्रयोग हम से टू को टेल में क्यों बदल देते हैं। ये मैं आपको इसी में सिखाने वाला हूँ। असर्टिव सेंटेंस के स्टेप्स के बाद मैं इस पर बात करूंगा कि से टू को टेल में हम क्यों बदल देते हैं। ध्यान से केवल सुनते रहो। तो से टू इधर घेर देना, को इज चेंज्ड, यानी बदल जाते हैं। किस किस चीज में बदल जाते हैं भाई? तो लिखो यहां पे नोटिस, रिपोर्ट, इन्फॉर्म, है ना, ईटीसी लिख दो बस, सॉरी, ईटीसी अकॉर्डिंग टू, according to the actual sense, according to the actual sense of sentence। ध्यान से देखना, वाक्य के वास्तविक अर्थ के अनुसार हम से टू को बदल देते हैं। किसमें किसमें? नोटिस में, रिपोर्ट में, इन्फॉर्म में, और भी बातें, एलिग में आरोप लगाना, है ना, और भी बातें, डिक्लेयर में घोषणा करना, है ना, प्रोक्लेमेशन में दावा करना, तो इत्यादि में हम बदलते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 3 शब्द लिखा है, आगे इसको हम लोग प्रैक्टिस में और देखेंगे। उसके बाद तीसरा, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड, इज ऑल्सो यूज्ड एज यूजुअल। मतलब क्या हो गया कि उसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी एज यूजुअल प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी है तो सेड टू को बदलेंगे, लेकिन मी को हम एज यूजुअल प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, मैं इस स्टेप्स के अनुसार आपको चेंज करना सिखाऊंगा। अब हम आगे चौथे स्टेप्स पे। ठीक है, उसके बाद आप जो देखना यहाँ पे जनरली हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड टू कंबाइन, टू कंबाइन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड क्लाउज, यानी कि रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज को कंबाइन, कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ने, को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं, जो पहले से आप करते आ रहे हैं, है ना, आपको याद होगा। अब यहां पर हम नोट लिख देते हैं, और नोट जो हम लिखते हैं नोट, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं, हिंदी में भी बता दूंगा मैं आपको, है ना। दैट, देखो ध्यान से, मे बी स्केप्ड, मे बी स्केप्ड, मतलब इसको हटा दिया जा सकता है, यानी कि बिकॉज देयर इज नो
देयर इज नो पर्टिकुलर मीनिंग, देयर इज नो पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ इट, क्योंकि इसके कोई खास अर्थ नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ इसके जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। 5वां स्टेप में हम पहुंच गए। देखिए थोड़ा लेंदी तो होगा, मैं जान के इंग्लिश में लिखता हूं, मुझे पता है कि आपका हिंदी मीडियम का बैच है, मुझे हिंदी में लिखना चाहिए था स्टेप्स को, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तभी तो सब्जेक्टिव आंसर वहां लिख पाएंगे। तो इंग्लिश में लिखने की धीरे धीरे आदत डालिए, और बिल्कुल आसान भाषा में हम लिखते हैं, बहुत आसान भाषा में, और उन सब का हम हिंदी में बोलते भी चलते हैं। चलो अब 5वां स्टेप में आते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस करेंगे, तो उसमें हम क्या चेंज करेंगे, तो जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। यूज जनरल रूल्स एज यूजुअल, यानी कि उसको हम लोग बस चेंज करेंगे जनरल रूल्स के मुताबिक, जैसा जनरल रूल्स करते थे। और जनरल रूल्स कौन कौन होता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए अब इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या करते हैं, किस तरह से इसके स्टेप्स को फॉलो करके यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे आई सेड टू माय फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा, ठीक है। एक सेंटेंस में लेता हूं, आई सेड टू माय फादर, I have passed my examination, my matriculation examination, चलो my matriculation एग्जाम, है ना। चलो बस इतना ही। यानी मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है, मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जनरली जो हम बनाते पहले, तो हम कैसे बनाते, ध्यान से तनी देखना। सबसे पहले जब हम बनाते तो इसको आई सेड टू को टोल्ड में बदल देते, ठीक है। कोई बात नहीं, बदल दीजिए, सही है। इससे पहले भी हम सही बनाते थे, अभी भी सही बना रहे हैं, यानी कि टोल्ड में बदला जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आप थोड़ा ध्यान से देखना तब बात समझ में आ जाएगा। मैं आपको बोलूं कि आप 100 रुपया लेके जाइए और आप इसे चेंज करके लेके आइए, ठीक है। तो आपने मुझे 10 टकिया लाके दे दिया, 10 रुपये का 10 नोट लाके दे दिया, लेकिन आप ये चीज़ भूल गए कि मैंने आपको बोला हुआ था कि आप, जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 रुपया चेंज करके लाइए, तो पूछा आपने कि सर आपको क्या काम है, तो मैंने बोला कि मुझे पंडित जी को 11 रुपया दक्षिणा देना है। ऐसे 11 रुपया आजकल कम हो गया है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो कि 11 रुपया दक्षिणा देना है, तो आपके मन में क्या आएगा, बताइएगा ध्यान से, कि आपके मन में आएगा कि किसी तरह से 10 टकिया ले लेते हैं, अब प्लस में कुछ सिक्का ले लेते हैं, 100 पूरा कर देते हैं। तो आप ये बताइए कि मेरा जरूरत इसमें पूरा हुआ कि इसमें पूरा हुआ, चेंज तो ये भी हुआ, चेंज ये भी हुआ, लेकिन मेरा जरूरत तो नीचे वाले में पूरा हुआ। यानी कि आप मान लेते हैं 9 गो 10 टकिया ले लिए, फिर एक 5 रुपये का ले लिए, 2 गो 2 टकिया ले लिए, 1 गो सिक्का ले लिए, तो फिर भी तो हम 10 और 1 निकाल सकते हैं ना, 11 रुपया ना। यानी मेरा काम इसमें हुआ कि इसमें हुआ, ऑब्वियसली नीचे वाले में हुआ। तो जो नीचे वाला जो हमारा है वो पूरा रिक्वायरमेंट पूरा कर दे रहा है। बस यही अंतर यहाँ टोल्ड में और डिफरेंट वर्ड्स में है, जो डिफरेंट वर्ब का प्रयोग हम करने वाले हैं। टोल्ड करेंगे तो सही है, यानी ये इसके अनुसार हुआ, चेंज तो ये भी हुआ, तो चेंज तो ये भी हुआ, लेकिन मेरा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाया। और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर ली है, यानी कि मैं अपने पिताजी को सूचित कर रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि भाई मैंने परीक्षा पास कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन्फॉर्म्ड का प्रयोग करेंगे, इन्फॉर्म,
और देखिए ये पास्ट में है तो हम पास्ट में कर देंगे, ईडी लगा देंगे। आई इन्फॉर्म्ड, अब माय फादर है तो माय फादर। ठीक है जी। अब हम इसको मिटा देते हैं जो नीचे आपको समझा रहे थे। अगर आप, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप यहां पे टोल्ड देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इन्फॉर्म्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इन्फॉर्म्ड ये हुआ तो टोल्ड ये हुआ, यानी इन्फॉर्म्ड इज मोर अप्रोप्रिएट देन टोल्ड। आप ऐसा कह सकते हैं कि इन्फॉर्म्ड इज मोर अप्रोप्रिएट, मोर रीजनेबल देन टोल्ड। टोल्ड की अपेक्षा ये ज्यादा उचित है। ठीक है ना, बस। तो माय फादर, अब इसके बाद यहां पर हम दैट लगा देते हैं और उसके बाद जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई ही हो जाएगा। अब हैव है तो हैड हो जाएगा, पास्ट है तो पास्ट हो जाएगा, और माय मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, माय मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, माय मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ठीक है भाई। तो आप गौर करना कि जो इससे पहले पढ़ते थे तो उसमें सेड को हमने बदल दिया इन्फॉर्म्ड में, सेड को बदल दिया हमने इन्फॉर्म्ड में। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ज्यादा उचित हुआ, ये ज्यादा सही हुआ। जैसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। द डीएम ऑफ बेगूसराय said to the CM of बिहार। किससे इन्फॉर्म लगेगा वो सेंटेंस को देखकर पता करेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। किसमें इन्फॉर्म लगेगा, किसमें नोटिस लगेगा, किसमें रिपोर्ट लगेगा। इसलिए तो मैं एक अगला सेंटेंस दे रहा हूं जिसमें कुछ और भी दूसरा, इसमें इन्फॉर्म नहीं लग के कुछ और लगेगा। हाँ, द डीएम ऑफ बेगूसराय, बेगूसराय के डीएम ने बिहार के सीएम से कहा। अब यहां पे कोरोना इज अंडर कंट्रोल हियर, चलो, इज अंडर कंट्रोल हियर। देखो ध्यान से, यानी बेगूसराय के डीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री यानी सीएम से कहा कि यहाँ मैंने बेगूसराय में कोरोना नियंत्रण में है, यानी कोरोना महामारी जो आया था आपको याद होगा, कोरोना नियंत्रण में है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द डीएम ऑफ बेगूसराय अब देखो यहां सेड टू है ना, तो आपको यहां पे इन्फॉर्म का प्रयोग करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि डीएम इन्फॉर्म नहीं करता, यानी फोन करके नहीं बता देता है। उसको एक नोटिफिकेशन के तहत यानी एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और वो रिपोर्ट फॉरवर्ड होता है। उसका नंबर होता है, उसका इनलिस्टमेंट नंबर होगा, उसका नोटिफिकेशन नंबर कुछ ना कुछ होगा, है ना, अधिसूचना की संख्या, तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होता है। तो यहाँ पे सेड टू के जगह पे रिपोर्टेड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ टोल्ड देंगे तो गलत नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा उचित क्या हो गया? रिपोर्टेड। तो रिपोर्टेड द सीएम ऑफ बिहार। ठीक है। अब फिर लगाएंगे यहां पे दैट कोरोना, तो कोरोना इज, तो इज बदल जाएगा वाज में, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, हेयर बदल जाएगा देयर में। अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम, जरूरी नहीं कि सब जगह इन्फॉर्म ही लगावे, तो कहीं नोटिस भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि योर क्लास विल बी सस्पेंडेड टुमारो, है ना, ड्यू टू सम रिस्पेक्टिव रीजंस, अगर तब कहेंगे कि माय टीचर सेड टू मी, माय टीचर सेड टू मी, मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा योर क्लास विल बी सस्पेंडेड टुमारो। तो हम ये क्या कहते हैं? सूचना देते हैं। ये एक टीचर अपने स्टूडेंट को सूचना देता है, तो वहाँ पे नोटिस का प्रयोग करेंगे, कहीं इन्फॉर्म करेंगे, कहीं रिपोर्ट करेंगे, कहीं क्लेम करेंगे, कहीं प्रो क्लेम करेंगे। तो अलग अलग जगह पे
अलग अलग शब्दों के प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया भाई? अगर समझ में आ गया है तो बताइए। मैं क्लास को एंड करूंगा, चूंकि इसके बाद अभी एक लंबा टॉपिक बचा हुआ है कि वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे जो लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट ना, तो सेड टू को टोल्ड में क्यों बदलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं इस पर डिस्कशन अगले दिन करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हड़बड़ में गड़बड़ ना हो जाए। सेड टू को हम टेल में बदलते हैं जनरली, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर थोड़ा इत्मीनान से चर्चा करेंगे। तो अगला क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, इससे पहले समझ में आ गया होगा। यानी कि इस पर चर्चा करके और 2 दिन और लगेगा, जिसमें कि जनरल स्पेशल रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। 7 बज के आपका टाइम हो चुका है, अगला क्लास होना है, केमिस्ट्री का क्लास आज होना है ना। सर आने वाले हैं, 2-4 मिनट में आ जाएंगे सर, और 5 मिनट के लिए ब्रेक आप ले लीजिए, शॉर्ट ब्रेक, फिर आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। सेकेंड डीपीपी को नहीं बनाना है अभी, नहीं नहीं स्वाति, अभी नहीं बनाना है, जब मैं बताऊंगा तो। अभी 5 तरह के 2 क्लास, आज का क्लास, इसके बाद और एक और, यानी अभी 2 क्लास करने के बाद फिर डीपीपी, पूरा पढ़ने के बाद डीपीपी बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू।